तो कैसे हैं आप सब लोग। स्टार्ट हो गई है क्लास। मैंने पिछली क्लास में आप लोग को बताया था सूचना और संप्रेषण तकनीकी। मैंने पिछली क्लास में आप लोग को पूरा डिटेल में समझा दिया था कि सूचना क्या चीज़ है और संप्रेषण तकनीकी क्या चीज़ है। मैंने रिवीजन मुझे करवाना था तो मैं इसको फटाफट रिवीजन आप लोग का करवाती हूँ। इसके आगे हम आगे टॉपिक में चलेंगे क्योंकि रिजल्ट सबका आ चुका है। अब पेपर किसी भी टाइम आ सकते, कभी भी आप लोग के एग्जामिनेशन फॉर्म भराए जा सकते हैं। तो सिलेबस को जितनी जल्दी कवर करेंगे उतना अच्छा होगा। तो कल आप लोग को क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया, जो टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आया है। देखिए, अगर राइटिंग पे लेके कमेंट करेंगे तो राइटिंग नहीं सुधर सकती, जिसकी जैसी होती वैसी ही रहेगी। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को क्लियर समझ में आए। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो उसके बारे में बताइएगा। तो हमारा क्या टॉपिक है, सूचना और संप्रेषण तकनीकी। मैंने बताया था कि सूचना क्या चीज़ है, संप्रेषण तकनीकी क्या है। मैंने इसको कहा था कि इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ICF, इसको शॉर्टकट में कहते हैं। ठीक, इसको शॉर्टकट में क्या कहा गया, ICF। इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था, क्या बताया था, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये मैंने कल इसका फुल फॉर्म बताया था। ये आप लोग को इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को लर्न करना ही होगा क्योंकि ये अधिकतर आता, और ये इसका रट्टा ही आप मार सकते हैं, इसको कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, तो सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या चीज़ है। सूचना संप्रेषण तकनीकी वो चीज़ है, सूचना से क्या होगा, जो सूचना आप लोग को मिलते हैं, जो समाचार कहते हैं जिसको, ठीक है, तो वो हो गई सूचना। सूचना हमारी क्या हो गई, जब कोई जानकारी हमें मिलती है, हमें कोई क्या मिलता है, समाचार मिलता है, वो हमारी हो गई सूचना। संप्रेषण तकनीकी क्या है, जब एक व्यक्ति से, ये कोई व्यक्ति है, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई समाचार पहुंचाया जाता है या कोई सूचना पहुंचाई जाती है, तो जिस माध्यम से पहुंचाई जाती है उसको क्या कहते हैं, संप्रेषण तकनीकी, जिसको मैंने क्या कहा था, टेक्नोलॉजी। तो ये वही टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इधर से उधर तक पहुंचाते हैं। ये हो गया सूचना और संप्रेषण तकनीकी। अब इसके आगे हम आते हैं। इसके आगे मैंने क्या बताया था कि जब भी ये आए सूचना और संप्रेषण तकनीकी, पहली बात तो यही बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीधा सीधा आप क्वेश्चन आ जाएगा कि ये चीज़ होती क्या है या इसकी क्या डिफिनेशन है, कुछ भी आए तो इसी को आप लिख देना है कि इसको शॉर्टकट में ये कहते हैं, जब एक इंसान से दूसरे इंसान तक या एक मानव से दूसरे मानव तक जब हम कोई चीज़ को पहुंचाते हैं, कोई आवश्यकता अनुसार जो काम हम करते हैं या सूचनाएं पहुंचाते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसे सूचना संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। तो इसकी क्या आती है, मैंने कल क्या बताया था, इसकी आती है उपयोगिता। उपयोगिता के साथ क्या आता है, लाभ, महत्व, आवश्यकता। या अगर कह दें कि इसको डिटेल में बताओ, ये कितना भी बड़ा पूछ ले, मतलब अगर ये आवश्यकता पूछ रहा, उपयोगिता पूछ रहा, लाभ, महत्व, कुछ भी चीज़ पूछ रहा, तो सब में आप लोग को क्या लिखना है कि सूचना संप्रेषण तकनीकी हमारे जीवन में कई तरीके से प्रयोग हो सकती है। या सबसे सिंपल फंडा निम्नलिखित है, जो कि हम सब में ये चीज़, ये लाइन बिल्कुल कॉमन होती है। तो क्या लिखते हैं, निम्नलिखित है। ठीक, निम्नलिखित में क्या हो गई, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इसका यूज होता है, और किस में, व्यवसाय में, व्यवसाय के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में,
व्यक्तिगत जीवन में सूचना और संप्रेषण तकनीकी का अगर उपयोग पूछ रहा है, लाभ आवश्यकता कुछ भी पूछे तो कहाँ कहाँ उनका यूज होता है, यहाँ यहाँ। शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता है कि आज टेक्निकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, उसी की वजह से हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में जो आज व्यवसाय लोगों का घर बैठे बिजनेस कर रहे हैं, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। चिकित्सा के क्षेत्र में कहीं का भी पेशेंट हो और डॉक्टर कहीं हो तो हम फ़ोन से कांटेक्ट करके उसका इलाज कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में मतलब हमारी पर्सनली लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी, हम कैसे उसका यूज कर पा रहे हैं। कुछ लोग यूज करते, कुछ लोग उसका मिस यूज करते हैं। तो ये व्यक्तिगत अपनी पर्सनली लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये डिफिनीसन आप लोग को लिखें। ये मैं कल पूरी तरह से डिटेल में आप लोग को समझा चुकी थी, तो आप लोग को लिख देना है। अब इसके आगे आते हैं हम। कल एक क्वेश्चन आया था, अगर आपके क्वेश्चन आ रहा है ICF का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें बताना है कि हम उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता है कि हम कैसे, अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से हम अपने घर में ही कोर्स परचेज कर सकते हैं, कोर्स लेके पढ़ सकते हैं। या हमें कोई डाउट है तो आजकल इतने ऐप होते हैं। इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? इसके आंसर में आप लिख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में ICF रामबाण घोषित हुआ है। जो बच्चे घर से बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते थे, वो आज घर पर पढ़कर उच्च पद को प्राप्त कर रहे हैं। ये बात सही है। जो बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिनकी समस्या थी, कॉलेज दूर थे या कुछ भी रीज़न था, तो रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो वो मोबाइलों से पढ़ पढ़ के, या जब से कंप्यूटर आए या लैपटॉप आए, तब से सब लोग घर से पढ़ के अच्छी से अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हैं। जिन लोग को ICF के माध्यम से शिक्षकों को पढ़ाना आसान हो गया है, वे चित्र के माध्यम से बच्चों को समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग, जो लोग भी बच्चे DLED कर रहे हैं, कोई छोटे बच्चे हैं नहीं, सब लोग हाई एजुकेशन में हैं, तो उनको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए समझने के लिए, और एक पॉइंट से वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ चुका कि आप लोग इस तरह से बना के बहुत कुछ ले सकते हैं कि ICF के माध्यम से घर बैठे क्या हो सकती हैं, बुकें आ सकती हैं। ठीक है, बुक वाला पॉइंट आप ले सकते हैं कि घर में बुक आ सकती हैं, ऑनलाइन क्लासें ले सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं।
ठीक है। इस तरह से कई पॉइंट होते हैं जो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं, पर आप लोग को पता होगा, तो आप लोग जो जैसा भी बनाना चाहे वो वैसे बना बना के इसमें लिख सकता है। क्योंकि इस स्टेज में आके आप लोग रट्टा तो मारोगे नहीं, आप लोग को सिर्फ पॉइंट समझने हैं और लिखने हैं। अगर रट्टा मारोगे तो यार कितना रट्टा मारोगे, 8 सब्जेक्ट है, कितने कितने सब्जेक्टों का आप रट्टा मार सकते हो, नहीं मार सकते। इसलिए सिर्फ पॉइंट समझो और पॉइंट को समझ के उनको लिखना है। ये होगा शिक्षा के क्षेत्र में लाभ। ठीक है, अब आगे आते हैं। क्योंकि अगर आप लोग गेस्ट पेपर से पढ़ोगे तो गेस्ट पेपर से आप लोग को समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि उसके जो वर्ड होते हैं इतने टफ होते हैं कि शब्दों की आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं इजी वर्डों में आप लोग को और अच्छी चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अधिकतर आता है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोगी, क्या बताना है, उपयोगी साधन, उपयोगी साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें आप लोग को आंसर बताना है। शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आप लोग को बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग क्या क्या उपयोगी साधन है वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसमें साधन बताने हैं। उसमें क्या था कि हम क्या क्या कर सकते हैं या हम शिक्षा क्षेत्र में क्या सुधार ला सकते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है, हम ये सब बता। इसमें सिर्फ हमें वो नहीं बताना है कि हम क्या क्या कर, हमें साधन, हम क्या क्या साधन जुटा सकते हैं, तो उन साधनों के हमें नाम बताना है जिसके माध्यम से हमें शिक्षा अच्छी मिल पा रही है। सबसे पहला साधन अगर हम बात करें, हेडिंग बाय, पहले तो आप लोग को क्या लिख देना है, निम्नलिखित है। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका ही आ गया। कुछ भी आए एक लाइन तो आप लोग को ऐसे ही कवर कर देनी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तक संचार प्रौद्योगिकी के उपयोगी साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें आपने लिख दिया कि निम्नलिखित है। पहले तो आपका टॉपिक ही आ गया, एक लाइन इसमें आपकी भर गई। इसके आगे आप लोग को आना है हेडिंग में। हेडिंग करने के लिए आप लोग को एक लाइन छोड़नी है और सीधा आगे पहुंच जाना है। ठीक है, इससे आप लोग की क्या हो गई, 2 लाइनें कवर हो गई। पहला सबसे ज़्यादा जो है तो वह है इंटरनेट। इस बात को आप लोग भी मानते हैं, अगर इंटरनेट है तो भैया मोबाइल है, इंटरनेट नहीं है तो मोबाइल का कोई यूज़ नहीं। हाँ, कैसे, जैसे हम डाउनलोड कर लिया फिर इसके बाद हम देख रहे हैं तो उपयोग है उसका। बट इंटरनेट के बिना आप सोचो कि पढ़ाई पॉसिबल है तो पॉसिबल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कंप्यूटर, इंटरनेट हो गए। पहली हेडिंग आपकी हो गई। दूसरी हेडिंग की बात करें तो कंप्यूटर या मोबाइल, ये तो आप लोग के पास लैपटॉप होना चाहिए या तो मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, 2 में से एक चीज़ होना चाहिए। कंप्यूटर के द्वारा भी लोग पढ़ाई कर सकते हैं, मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हैं। पहला साधन इंटरनेट हो गया। तीसरा साधन क्या हो गया, तीसरा आजकल आपने देखा होगा कि दूरदर्शन में लाइव क्लासें चलाई जाती हैं, जिसमें जो अच्छे टीचर्स होते हैं या पहुँचे हुए टीचर्स, तो उनकी क्लासें कराई जाती हैं दूरदर्शन में। तो इसमें तीसरा टॉपिक क्या होगा, दूरदर्शन। ठीक, ये तीसरा टॉपिक हो गया। तो ये 3 टॉपिक हो गए जिसके द्वारा
3 टॉपिक आपने लिखा। अगर बड़ा क्वेश्चन आ रहा है 1 पेज में आप लोग का पूरा क्वेश्चन आ जाता है। जब इसके अंदर आप लिखेंगे तो कम से कम 4 लाइनें तो इसके अंदर लिख लेंगे, 4 लाइनें इसके अंदर लिख लिया, 4 लाइनें इसके अंदर लिख लिया, हो गया आपका 1 पेज से ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि हर एक हेडिंग के बाद आप लोग को 2 लाइनें छोड़नी है, वो छोड़ दी गए। तो कॉपी भैया रहती कितनी है? कॉपी तो इतनी ही रहती है ना, जिसमें से आप लोग का 1 पेज पूरा भर जाना है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रही कि माइंड में फालतू लोड नहीं होगा कि ये हेडिंग 3 हेडिंग याद करो, आराम से उसमें लिखो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये हो गए आप लोग के साधन। शिक्षा क्षेत्र में अगर साधन पूछ रहा है तो सबसे पहले इंटरनेट बताना है कि इंटरनेट है तो भैया सब पढ़ाई है, इंटरनेट नहीं है तो कुछ नहीं है। इंटरनेट के द्वारा ही हम कोई कोर्स पढ़ सकते हैं, हम गूगल से सर्च कर सकते हैं, एआई का यूज करके हम कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो हम एआई के थ्रू भी जान सकते हैं। कंप्यूटर हो या मोबाइल, 2 में से अगर एक चीज़ हमारे पास है तो हम उसके द्वारा हम क्लासेस ले सकते हैं। हमें कुछ सर्च करना है तो हम उसी में सर्च करेंगे। इसके बाद दूरदर्शन हो गया, कुछ लोग दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ते हैं तो हम वो पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हो गए आप लोग के कि साधन क्या क्या हो सकते हैं। तो ये साधन ये साधन है। ठीक है, अब इसके आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये हो चुका आप लोग का सूचना संप्रेषण तकनीकी, जितने इससे क्वेश्चन बन सकते थे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अब आते हैं हम आगे की तरफ। अगला आपका है कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर क्या चीज़ है? तो पहले तो कंप्यूटर के बारे में अगर बात करते हैं कि कंप्यूटर है क्या, तो कंप्यूटर की डिफिनीशन अभी नहीं हम बता रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, भारत का पहला, कुछ लोग को पता होगा कुछ लोग को नहीं पता होगा, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आप लोग को ये बताना है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो परम 8000। ठीक, जो कि कब हुआ था? ये 1991 में ये हुआ था भारत का पहला कंप्यूटर। अगर दूसरे कंप्यूटर की बात की जाए तो दूसरा कंप्यूटर कौन सा था? दूसरा कंप्यूटर आप लोग का हुआ है परम 1000। ये कब लॉन्च हुआ है? 1998 में। तो जो लोग परम 1000 को पहले कहते थे, कुछ लोगों ने परम 1000 को कहा है कि नहीं ये पहले हुआ है, तो भैया उसके पहले आप लोग उसकी ईयर देख लीजिए कि पहले वो 91 आएगा कि पहले 98 आएगा। पहले तो 91 आएगा ना, तो जो 91 में लॉन्च हुआ तो वही पहला माना जाएगा। इसलिए मैंने इन दोनों को आप लोग को क्लियर करवा दिया है कि क्वेश्चन ये इन दोनों से अधिकतर आता है, तो इनमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। पहला ये है, दूसरा ये है, तो ये आप लोग को याद रखना। पहला कब हुआ है? 8000, परम 8000 है पहला, जो कि 1991 में हुआ है। जो दूसरा हुआ है परम 1000 है, जो कि 1998 में हुआ है। ठीक है, ये बेसिक आप लोग को पता चल गया क्या है। अब इसके बाद आते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का मीन्स बताना है आप लोग को। तो क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर भैया क्या है। तो कंप्यूटर में आप लोग को बताना है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो हम कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गणना कहते हैं। ये कैसा है? ये तो हो गया कि इसको हिंदी में कहते हैं। ये कैसा कंप्यूटर है? अगर हम इस डिफिनीशन की बात करें तो ये कैसा एक चलचित्र है। कैसा है? चलचित्र है। कैसा चलचित्र है? स्वचलचित्र है, तो मीन्स अपने आप ही चलता है। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा गया है? गणना कहा गया है। ये स्वचलचित्र है, ये अपने आप चलता है। इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें हमें
कुछ निर्देश देने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? निर्देश देने पड़ते हैं, जिसके अनुसार यह कार्य करता है। हम कंप्यूटर में क्या करते हैं? हम कंप्यूटर में कुछ टाइप कर दिया और हमने उसको एंटर किया, इसके बाद हम जो कहते हैं वो हमें वही अपडेट कराता है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के बाद क्या आ गया? ये हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर पूछा है तो उसकी विशेषताएं भी पूछेगा, तो हमें उसकी विशेषताएं बतानी है। तो इसकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहली हेडिंग जो मैंने सब बताया है कि कॉमन है, तो वह क्या है? निम्नलिखित है। एक लाइन आप लोग को इसी में भर देनी है, निम्नलिखित है। आप लोग को बता देना कंप्यूटर की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें से फिर इसके बाद क्या करना है? आप लोग को हेडिंग बना के लिख देना है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है इसकी? कि ये क्या होता है? तीव्र चलता है। इसकी गति कैसी है? तीव्र गति है। दूसरा क्या है? इसमें विशाल भंडारण है। तीव्र गति से क्या करना है? हेडिंग में आपने लिखा तीव्र गति है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? तीव्र गति में आप लिख सकते हैं कि इसकी गति बहुत तीव्र होती। कैसे होती है? कि आप कितना से बड़ा कैलकुलेशन दे दो तो 2 मिनट में करके दे देता है। ये उसकी स्पीड है। ठीक है, कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं कि हमें ये देखना है या हमें इसकी अपडेट चाहिए, 2 मिनट में आपने इंटर किया, तुरंत आपके सामने। तो क्या है? उसकी गति तीव्र है। विशाल भंडारण का मतलब क्या होता है? कितना भी आप फ़ोटो, वीडियो, मूवी कुछ भी आप स्टोर करो, सब कुछ स्टोर रहता है। ठीक है, पुराना से पुरानी आप फाइल अपनी दे सकते हैं। कुछ भी आप जितना ज़्यादा स्टोरेज आप करना चाहे, वो तो लोगों के मोबाइल और कंप्यूटर के ऊपर होता है किसमें कितनी ज़्यादा स्टोरेज पावर है। नहीं तो अधिकतर हमसे ज़्यादा तो वो स्टोर कर ही लेता है चीज़ों को। तो इसमें क्या करता है? विशाल भंडारण होता है। दूसरा क्या है? शुद्धता। अब पूछे शुद्धता क्यों? तो हमारे में क्या होता है? हमारे वर्ड कभी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड हमारे गलत भी हो जाते हैं, हम लिखते वक्त हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ भी होता है। बट उसमें क्या होता है? उसमें एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपने चुन लिए उनके वर्ड उतने के उतने ही होंगे, उससे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको कहते हैं शुद्धता। कुछ भी आप चीज़ पूछो, वो आपने जैसा आपने पूछा, जिस फॉर्म में आपने पूछा उसने वैसे ही दे दिया। मतलब हर चीज़ जो जो देगा वो बिल्कुल परफेक्ट देगा, इसलिए इसमें क्या कहते हैं? शुद्धता कहते हैं। दूसरा क्या है? विविधता। विविधता का मतलब क्या है? विविधता का मतलब है कि कंप्यूटर में कई चीज़ें होती हैं। जैसे आप ग्राफ चाहो, चित्र चाहो, एनिमेशन चाहो, कुछ भी जो भी आप उसमें सर्च करना चाहें, मनोरंजन से लेके या चिकित्सा, जो भी चीज़ें आप लोग को चाहिए, हर टाइप उसमें होती है। कोई ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ इस पढ़ाई के लिए हम यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसी के लिए यूज कर सकते हैं, मनोरंजन के लिए नहीं यूज कर सकते। आप अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, 2 मिनट में आप उसी में रील्स देखने लगेंगे। तो ये क्या है? इसकी विविधताएं हैं। ठीक है, तो अगर विशेषताएं आ जाए तो 4 हेडिंग आपके लिए परफेक्ट है। आप आराम से इसमें लिख लीजिए कि इसका विशाल भंडारण होती है, शुद्धता होती है, विविधता होती है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि इसमें क्या लिखना है, कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर को हिंदी में गणना कहते हैं। ये कैसा स्वचल चित्र है, इसमें जो भी निर्देश हम देते हैं उसी के अनुसार वो कार्य करता है। इसकी विशेषताएं पूछे तो विशेषताओं में आप लोग को लिख देना है कि तीव्र गति होती है, विशाल भंडारण होता है, शुद्धता होती है, विविधता होती है। ये इसके क्या हो गए? विशेषताएं। अब विशेषताओं के साथ वो इसके एक क्वेश्चन आता है कि अनुप्रयोग क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। ठीक, तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग जैसे पूछ रहा है। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? अनुप्रयोग का मतलब होता है कि हम
कहाँ कहाँ इसको यूज कर चुके हैं। तो हम जितनी जगह हम इसका यूज कर चुके हैं उसके अलावा हम कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर बता दिया गया कि इसको गणना कहते हैं और ये सब बताए। इसके अलावा कहते हैं कि कंप्यूटर, इसमें जब आप लिखेंगे तो इसमें आप लोग को ऐसे लिखना है। इसमें आप लोग को लिखना है कंप्यूटर को हम कई जगह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पूरे वही लिख देना जो हमने कल उसमें बताया था। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोरंजन में, और क्या हो गया, व्यक्तिगत जीवन में। तो इनमें से जो आप लोग को हेडिंग लर्न रहे तो वो आप लोग को लिख देनी है। इसी को हेडिंग बाई हेडिंग बना देना है और इसमें लिख देना है। तो ये थे आपके कंप्यूटर के अनुप्रयोग कि पहले क्या कंप्यूटर होता था, सिर्फ और सिर्फ उसमें यूज होता था। बड़ी बड़ी संस्थानों में, सरकारी कामों में सिर्फ उसमें कंप्यूटर का प्रयोग होता था। आज के समय किस में होने लगा है, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, व्यक्तिगत जीवन में, इन सब में कंप्यूटर का अनुप्रयोग कहें या इसका प्रयोग कहें, तो आज के समय जहाँ जहाँ यूज हो रहा है वो लिख देना है आप लोग को। ठीक है, तो कंप्यूटर से आप लोग को यहाँ तक कवर हो चुका है। अब इसके आगे आते हैं। तो ये थे कंप्यूटर के अनुप्रयोग। अब कहते हैं कि अगर कंप्यूटर के प्रकार पूछें, क्या पूछें, कंप्यूटर के प्रकार। ठीक, तो कंप्यूटर के प्रकार को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। एक किस में, एक पूछे अगर आंकड़ों के आधार पर पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है कि आंकड़ों के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आप लोग को लिख देना है इन लॉग कंप्यूटर। दूसरा लिख देना है डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा क्या लिखना है, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर पूछ रहा है क्या, आंकड़ों के आधार पे, अगर आंकड़ों के आधार पे पूछ रहा है तो आप लोग को ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, और अगर वो पूछ रहा है आकार के आधार पे, आकार के आधार पर, आकार समझ में आ रहा है ना आप लोग को, साइज, इतना ऐसे ऐसे जो साइज होता है, वो अगर आकार के आधार पे पूछ रहा है। ये क्या है, आंकड़े, मतलब कि ये उन लोगों ने अपने आप से लगा के आंकड़े बैठे हुए हैं कि ये कंप्यूटर ज़्यादा बड़ा है, ये कंप्यूटर ज़्यादा, तो ये उन लोग के आंकड़े हैं, ये आकार हैं। आकार में सबसे पहला क्या है, सुपर कंप्यूटर। पहला क्या होगा, सुपर कंप्यूटर। दूसरा मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा क्या है, मिनी कंप्यूटर। चौथा माइक्रो कंप्यूटर। ये क्या थे, ये आकार के आधार पे थे, ये थे आंकड़ों के आधार पे।
तो अगर कंप्यूटर के प्रकार पूछ रहा है तो आप लोग को लिखना इसी को है। अगर वो पूछ रहा है आंकड़ों के आधार पे तो आप लोग को ये लिखना, इसे नहीं लिखना। आकार के आधार पे पूछ रहा है तो इसको लिखना। तो ये आप लोग इतने होशियार बच्चे हो कि आप लोग को खुद पता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो अब इसके आगे मैं कल कराऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।